हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 से जो आपका सब्जेक्ट है इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 1 हिंदी मीडियम में इसके क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप अगर इनको करके जाओगे तो मोस्टली आपके पेपर में यही आने वाला है। और डीयू रेगुलर, एसओएल और एनसीवेब सभी के लिए सिलेबस सेम है, तो वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल है और आपको फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी और मोस्टली क्वेश्चंस आपके यहीं से आएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लें। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। एकलव्य स्नातक 1 सर्च मारना है आपको टेलीग्राम डाउनलोड करके, एंड वहां पे आपको सारी पीडीएफ्स प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने, विश्व इतिहास से आप क्या समझते हैं। विश्व इतिहास क्या है? मानवता के लिए उस कहानी की किताब की तरह है जिसमें कई घटनाएं हुई, कई संस्कृतियों के बारे में आप पढ़ते हो, कई तरीके के विकास आप देखते हो। एक तरीके से जो आज हमारी वैश्विक सभ्यता है जो आज की डेट में वो कैसे बनी, ये सब एक पूरा इतिहास है। और प्राचीन सभ्यताओं के उदय से लेकर आधुनिक जो भू राजनीति है हमारी, इसकी जो छोटी से छोटी पेचीदगी है, ये सारी चीजें आप पढ़ते हो। आदिकाल से लेकर अभी तक जो भी घटित हुआ हमारी इस पृथ्वी पर, और कई एक ऐसी कहानी की तरह आप इसको समझो जिसमें कई कैरेक्टर हुए, कई इसमें उतार चढ़ाव आए, कई इसमें कहानियां हुई। मतलब एक बहुत बड़ा टॉपिक है विश्व इतिहास। चाहे वो आप सुदूर देशों को मतलब सुदूर देशों को जोड़ने वाला रेशम मार्ग हो, उसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं हम, या फिर आप देखोगे कि कई तरीके की सांस्कृतिक क्रांतियां भी आई जब पुनर्जागरण का टाइम आया इटली के अंदर, और एक विश्व युद्ध वगैरह भी होने लगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें शामिल हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं ये सारे। विश्व जो इतिहास है वो मानवता की एक भव्य कथा है जो पूरे विश्व में फैली हुई है, और वो सभी घटनाएं, संस्कृतियां, ये सारी जो अंतःक्रियाएं होती हैं जो कि हमारे अतीत को जोड़ती हैं, वो सब हम इसमें पढ़ते हैं। कई सभ्यताओं के बारे में हम पढ़ते हैं, कैसे सभ्यताओं का उदय हुआ, कैसे सभ्यताओं का पतन हुआ। हम मेसोपोटामिया की सभ्यता को पढ़ते हैं, हम मिस्र की सभ्यता को पढ़ते हैं, हम अन्वेषण के युग को पढ़ते हैं जब अंग्रेजों ने समुद्र यात्रा करनी शुरू करी, हम औद्योगिक क्रांति को पढ़ते हैं। ये सारी चीजें इसमें पढ़ाई जाती हैं। और आप अगर देखोगे कि संक्षेप में बताऊं तो विश्व इतिहास समय के इतिहास के माध्यम से एक प्रजाति के रूप में, ह्यूमन जो प्रजाति है उसकी कैसी एक यात्रा रही, कैसे मनुष्य ने अपना विकास किया, वो सब हम पढ़ते हैं। विश्व इतिहास काफी विविध है। आप इसमें देखोगे तो कई साम्राज्यों के बारे में आप इसमें पढ़ते हो, कई संस्कृतियों के बारे में पढ़ते हो, कैसे उनका विकास हुआ, समाज के बारे में पढ़ते हो। कालानुक्रमिक दायरा, आप प्राचीन से प्राचीन सभ्यताओं से लेकर समकालीन समय तक सारी एक टाइमलाइन को पढ़ते हो अच्छे से, और मानव का विकास कैसे हुआ, ऐतिहासिक घटनाएं जो जो हुई वो सब आप पढ़ते हो। वैश्विक परिदृश्य, जो विश्व इतिहास है, नाम से जाहिर है कि वो दुनिया का इतिहास है, ना कि किसी क्षेत्र का। विश्व इतिहास एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए लिखा जाता है। मींस घटना कोई एक कोने में हो रही है दुनिया के, तो उसका असर दूसरे कोने पर भी हो रहा होगा, ये सारी चीजें इसमें देखी जाती हैं। फिर उसके बाद अगला है सांस्कृतिक आदान प्रदान। विश्व इतिहास विभिन्न समाजों के बीच विचारों को, प्रौद्योगिकी को और सांस्कृतिक प्रथाओं को भी आदान प्रदान करता है। ठीक है, और इसके अलावा संघर्ष और सहयोग, कई तरीके की युद्ध होते हैं इतिहास में, संधियां होती हैं, गठबंधन बनते हैं, ये भी आपके विश्व इतिहास के ही टॉपिक्स हैं। आप सत्ता के बारे में पढ़ते हो, संसाधनों के बारे में पढ़ते हो, विचारधाराओं के बारे में पढ़ते हो, भू राजनीति के बारे में पढ़ते हो। तकनीकी प्रगति, हम अक्सर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। कृषि की क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति हुई, तकनीकी क्रांति हुई, नगरीय क्रांति हुई, अर्थव्यवस्थाओं के बारे में कैसे कैसे चेंज आए वो आप पढ़ते हो। सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन, विश्व इतिहास जो है वो हमें सामाजिक और राजनीतिक विकास के बारे में बताता है, कैसे नई नई राजनीतिक प्रणालियां आई, कैसे मानव अधिकार के मुद्दे आए, कैसे सामाजिक न्याय की बातें आई। पर्यावरणीय प्रभाव, पूरे दुनिया में मानव जो भी गतिविधियां करते हैं उस पर पर्यावरण पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो विश्व इतिहास उन सब चीजों को दिखाता है जिनसे मनुष्य प्राकृतिक परिवेश में रहता था, कभी कभी प्रकृति का दोहन करता था। वैचारिक बदलाव, आप देखोगे तो बहुत सारे प्राचीन फिलोसफर्स हुए, आधुनिक थिंकर हुए, वो सब आप इसमें पढ़ते हो। कई आंदोलन हुए, कई तरीके की विचारधाराओं का विकास हुआ, ये सब आप विश्व हिस्ट्री में पढ़ते हो, विश्व इतिहास में पढ़ते हो। निरंतर है और परिवर्तन हो रहा है, ये जो परिवर्तन है ये होता रहता है। आज जो आप हो कल आपकी वो हिस्ट्री बन जाती है। ये हिस्ट्री कभी रुकती नहीं है, डेली आप एक दिन गुजारते हो और वो कल आपका इतिहास बन जाता है। ये मानव का जो सभ्यता का जो विकास है ये रुकता नहीं है, ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा हमारा विश्व इतिहास भी उतना बड़ा होता जाएगा।
अगला प्रश्न है, अक्टूबर 1917 में रूस में बोल्शेविकों की सफलता के क्या कारण थे? तो बोल्शेविक क्रांति, जिसको अक्टूबर क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, ये रूसी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। जो अक्टूबर जो माना जाता है कि वहाँ के भाषा में जूलियन कैलेंडर कहा जाता था, ग्रेगोरियन कैलेंडर में उसको नवंबर पढ़ा जाता है। सो ये अक्टूबर में घटना हुई थी 1917 में। और हुआ क्या था, वहाँ की जो अंतरिम सरकार थी उसको उखाड़ फेंका था इन्होंने, बोल्शेविकों ने, और सोवियत संघ का शासन स्टार्ट हो गया था। सो ये एक बहुत बड़ी क्रांति थी, रूस की क्रांति उसका एक छोटा सा एक अंग था, ठीक है। बोल्शेविक क्रांति एक छोटा हिस्सा था उसका। व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने एक पार्टी बनाई, रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी। उन्होंने समाजवादी आदर्शों को बहुत ज़्यादा अच्छा माना, समाजवाद को वो मानते थे, समाज को वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देना चाहते थे। बोल्शेविकों की सफलता के कारण क्या थे? अंतरिम सरकार की कमजोरी। देखो, जब फरवरी क्रांति हुई तो उसके बाद सत्ता में आई अंतरिम सरकार कमजोर थी बहुत ज़्यादा, और वो व्यवस्था नहीं बनाए रख पा रही थी, लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही थी, कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। तो हुआ क्या कि भूमि पुनर्वितरण जैसे मुद्दे, युद्ध की समाप्ति जैसे मुद्दे, ये पूरा नहीं कर पा रही थी। तो बोल्शेविकों ने बोला हम करेंगे। रोटी और भूमि की मांग। बोल्शेविक लोगों ने रोटी, ठीक है, या पाव रोटी जिसे कहते हैं हम, ब्रेड, और भूमि और शांति जैसे नारे लगाए। और ये जो लोगों में असंतोष की भावना थी इसको समझा, किसानों और श्रमिकों को इकट्ठा करा और इन्होंने उखाड़ फेंका इनको। सोवियत संगठन। श्रमिकों और सैनिकों की एक शक्तिशाली परिषद होती थी जिसको पेट्रोग्राद पेट्रोग्राद बोला जाता था। तो उन्होंने क्या करा, बोल्शेविक लोगों को उनका भी सपोर्ट था, तो उन्हें सोवियत के भीतर प्रमुख तत्वों का समर्थन प्राप्त था। बोल्शेविक लोगों को सोवियत यानी कि रूस के अंदर ज्यादातर जो भी प्रमुख जो लोग थे, ग्रुप थे, उन सभी की इनको सपोर्ट थी। सैन्य और रेड गार्ड का समर्थन। बोल्शेविक पेत्रीग्राद गैरिसन और रेड गार्ड औद्योगिक श्रमिकों के सशस्त्र समूहों का भी समर्थन हासिल कर चुके थे। मीन्स ये वो लोग हैं जो बहुत प्रभावशाली थे भाई, ये मजदूरों के मुखिया और सेना वाले, आर्मी वाले, सभी ने सपोर्ट दे दिया इनको। तो हुआ क्या कि भाई इन्होंने कब्जा कर लिया और हटा दिया उसको। लेनिन का नेतृत्व। व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में एक, आप कह सकते हो, उन्होंने एक रिसर्च पूरी लिखी थी, अप्रैल थीसिस नाम से। उन्होंने एक अपना एजेंडा बताया। वो कहता है कि हमारी जो मांगे हैं, जो हम करेंगे काम, हमारा जो लक्ष्य है वो यही है कि हम आम जनता को खुश रखेंगे। समय और योजना। बोल्शेविकों ने ये देखा कि राजनीतिक संकट चल रहा है और लोगों में बहुत असंतोष की भावना है, तो उन्होंने तख्ता पलट करने के लिए बिल्कुल सही अवसर समझा और अंतरिम सरकार का ये जो असंतोष था लोगों के बीच में, उसका लाभ उठाते हुए अक्टूबर क्रांति को बहुत सावधानी पूर्वक उन्होंने योजना बनाकर और उसको एग्जीक्यूट करा और हटा दिया उनको। युद्ध से असंतोष। प्रथम विश्व युद्ध रूसी आबादी के बीच बहुत ज्यादा अलोकप्रिय था, मीन्स लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। बोल्शेविकों ने सैनिक और नागरिकों के साथ अपना तालमेल बिठाया, युद्ध समाप्त करने की भी एक प्रॉमिस करी। प्रचार और आंदोलन। बोल्शेविक लोग जो होते थे वो प्रचार और आंदोलन करने के लिए बहुत माहिर थे। वो समाचार पत्र, पोस्टर और भाषण ऐसा देते थे कि लोग उनसे बहुत खुश हो गए और अपना सपोर्ट दे दिया। अगला प्रश्न है, जर्मनी में नाजीवाद के उदय के क्या कारण थे? शब्द नाजीवाद जो है ये नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी से जुड़ी विचारधारा और नीतियों को दिखाता है, जिसे आमतौर पर नाजी पार्टी कहा जाता था। इसके मेन नेता थे एडोल्फ हिटलर, जो 1933 में जर्मनी के चांसलर बने। बाद में 1934 में राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडनबर्ग की मृत्यु के बाद तानाशाह बने जर्मनी के। हिटलर ने नाजी विचारधारा को आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और वर्साई की संधि 1919, पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर क्षेत्रीय नुकसान बहुत हुआ, उनका क्षेत्र जा चुका था बहुत ज्यादा। निरस्त्रीकरण और क्षतिपूर्ति सहित लगाई गई कठोर शर्तों ने जर्मन की आबादी के बीच में बहुत ज्यादा दुख पैदा कर दिया था। लोगों को बहुत लग रहा था कि हमारे साथ बुरा हुआ है। कई जर्मनों ने वर्साई की संधि को डिक्टेट के रूप में देखा, मीन्स ये गलत था, ये जो फैसला था। नाराजगी के कारण लोगों में चरमपंथी भावना जो है वो आई कि भाई अब हम लड़ेंगे।
आर्थिक कठिनाई 1920 के दशक के दौरान जर्मनी को बहुत ज़्यादा महंगाई, बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा था, आर्थिक उथल पुथल चल रही थी, तो लोग जो है थोड़ा कट्टरपंथी विचारधाराओं की तरफ जा रहे थे, जैसे नाजी विचारधारा होती है, वो सोच रहे थे वही उनका सॉल्यूशन करेंगे। राजनीतिक अस्थिरता, सो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो वाइमर गणराज्य बनाया गया था उसको सरकार में बार बार बदलाव और तख्ता पलट के प्रयासों की एक श्रृंखला के साथ राजनीतिक अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा था। मीन्स वो कोई एकदम अच्छे से नहीं चल रहा था। सो इसने लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया और नाजी पार्टी जैसे चरमपंथी दल को मौका मिल गया फायदा उठाने का। प्रचार और करिश्माई नेतृत्व, सो नाजी पार्टी के नेता एडोल्फ हिटलर एक करिश्माई वक्ता थे, बोलते बहुत अच्छा थे, वो यहूदी विरोधी थे, यानी कि यहूदियों का विरोध करते थे, राष्ट्रवादी थे, जर्मनी की बात करते थे, कम्युनिस्ट विरोधी थे। तो ये सारी बातें जनता को बहुत अच्छी लग रही थी और उनको बहुत अच्छा समर्थन भी मिल रहा था। साम्यवाद का डर, प्रथम विश्व युद्ध के बाद साम्यवाद का उदय हो चुका था रूसी क्रांति के बाद। विशेष रूप से आप अगर देखोगे यहाँ पे लिखा है कि स्पोर्टासिस्ट विद्रोह और बवेरियन सोवियत गणराज्य ने जर्मन समाज में रूढ़िवादी तत्वों के बीच भय पैदा कर दिया था कि भाई कई लोग जवाबी ताकत के रूप में नाजियों जैसे दक्षिणपंथी और कम्युनिस्ट विरोधी समूह की ओर मुड़ गए। लोगों को नहीं अच्छा लग रहा था तो लोग इनकी तरफ जाने लगे। बलि का बकरा और यहूदी विरोधी, सो नाजियों ने जर्मनी की आर्थिक सामाजिक समस्याओं के लिए यहूदियों को भाई ब्लेम डाल दिया। यहूदी मीन्स ये जो जीविश लोग होते हैं इजराइल वाले, इन्होंने क्या बोला कि ये यहूदी विरोधी हमें बनना पड़ेगा। सो यही था कि भाई उनको मतलब उन्होंने भाई उसको गैस चैम्बरों में मरवा दिया, बहुत बुरा किया था हिटलर ने उनके साथ में। सक्षम अधिनियम 1933 में रिच स्टेक फायर ने नाजियों को रिच स्टेक फायर डिक्री को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान कर दिया, यानी कि एक ऐसा कानून आया जिससे नागरिक स्वतंत्रता खत्म हो गई और इसके बाद एक पूरा तानाशाह बन गया हिटलर और उसको पूरी शक्तियां मिल गई तानाशाही की और उसने वाइमर गणराज्य की लोकतांत्रिक सारी नींव हिलाकर और पूरा उसको एक तानाशाह वाला क्षेत्र बना दिया। संयुक्त राष्ट्र का निर्माण कैसे हुआ, व्याख्या करें। संयुक्त राष्ट्र जिसको यूएनओ कहा जाता है दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये बनाया गया था। इसका मेन मुद्दा यही था बनाने का कि भाई आगे कभी कोई विश्व युद्ध ना हो। संयुक्त राष्ट्र संघ जो लीग ऑफ नेशंस जो द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए बनाया गया था वो फेल हो गया। सो उसकी जगह पर एक नया अंतरराष्ट्रीय संगठन बना जो कि यूएनओ के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का संदर्भ, अगर आप यहाँ पर देखोगे यूएनओ का गठन द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही के रिस्पांस में हुआ था कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को एक ऐसा संगठन चाहिए था देशों को जो शांति को बढ़ावा दे सके और डिप्लोमेटिक तरीके से भाई बातचीत करके संघर्षों को रोका जाए। डम्बरटन ओक्स सम्मेलन 1944 में यूएनओ के मतलब बनाने के लिए अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, सोवियत संघ और चाइना के प्रतिनिधियों ने एक मतलब मीटिंग करी, मुलाकात करी डम्बरटन ओक्स के अंदर, एक जगह के अंदर, और यहाँ से इसके गठन की बात हुई। और याल्टा सम्मेलन 1945 में याल्टा सम्मेलन हुआ जिसमें अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, सोवियत संघ शामिल हुए और यूएनओ को बनाने पर बातचीत हुई। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, यूएनओ चार्टर के लिए अंतिम वार्ता 1945 में हुई सैन फ्रांसिस्को में। अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर ये जो है ये सभी लोग अब राजी हो गए थे, लगभग 50 देश थे उस टाइम पे। संयुक्त राष्ट्र चार्टर, यूएनओ के चार्टर का मतलब क्या है? ये एक दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है जिसमें नियम कानून लिखे हैं कि किसको क्या काम करना है, उसका उद्देश्य क्या है, यूएनओ का क्या सिद्धांत है यूएनओ के। ये किताब की तरह है यूएनओ का चार्टर। हस्ताक्षरकर्ता और अनुसमर्थन, यूएनओ के चार्टर पर इस डॉक्यूमेंट पर 26 जून 1945 को संस्थापक सदस्य देशों ने हस्ताक्षर करे और सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों सहित ये सभी को देखने के बाद लागू कर दिया गया। अक्टूबर 1945 से यूएनओ बन गया। फिर उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र दिवस। तो 24 अक्टूबर को यूएनओ डे मनाया जाता है। सदस्यता की बात करें तो 51 देशों ने मिलकर इसे बनाया था। आज की डेट में 200 प्लस देश हैं। सुरक्षा परिषद की बात करें, ये सबसे प्रमुख अंग है इसका। इसमें 5 देश ऐसे होते हैं जिसके पास वीटो पावर होती है। 10 देश होते हैं वो ऐसे होते हैं जो नॉन परमानेंट होते हैं, बदलते रहते हैं। टोटल 15 होते हैं। महासभा लोकसभा और राज्यसभा की तरह ही एक ऐसा वहां पे सभा की तरह होता है बना हुआ स्ट्रक्चर, जहां पर लोग बहस करते हैं, कानून बनाते हैं और चर्चाएं करते हैं। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया में उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष के कारणों और प्रकृति का वर्णन करो। इंडोनेशिया ने कैसे उपनिवेशवाद का विरोध करा?
सो इंडोनेशिया में उपनिवेशवाद की अगर आप बात करोगे तो बहुत ही कई दशकों तक इनका संघर्ष चलता रहा और 1945 में ये लोग आजादी की तरफ गए। सबसे पहले इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझते हैं। सो इंडोनेशिया, यहाँ पे कई संस्कृतियां हुई, कई सभ्यताएं आई गईं। यह द्वीप समूह एक समय शक्तिशाली राज्यों का घर था, लेकिन 16वीं शताब्दी तक आते आते यूरोपीय शक्तियां, खासकर जो डच लोग थे, उन्होंने अपनी व्यापारिक चौकियां इसके अंदर लगाई और अपना इसको गुलाम बनाना चाहा। और डच उपनिवेशवाद सबसे पहले यहाँ पर शुरू हुआ। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे इंडोनेशिया के मसाला व्यापार पर कंट्रोल कर लिया, अपना प्रभाव बढ़ाया और धीरे धीरे डच औपनिवेशिक शासन की नींव रखने लगी और 19वीं शताब्दी में ये और ज़्यादा इन्होंने कंट्रोल बनाना शुरू कर दिया। शोषणकारी आर्थिक नीतियां, डच लोगों ने शोषण करने वाली अपनी आर्थिक नीतियां लागू करी, जिनमें जबरन वो उनसे काम कराते थे, पैसे नहीं देते थे, उनके संसाधनों पर एक अधिकार अपना दिखाया उन लोगों ने। वहां की आबादी में बहुत गरीबी फैल गई और बहुत नाराजगी पैदा हुई। सांस्कृतिक और धार्मिक उत्पीड़न, डच लोगों ने इंडोनेशिया लोगों पर अपनी संस्कृति और धर्म थोपने की कोशिश करी, जिससे मुख्य रूप से मुस्लिम आबादी के साथ टकराव हुआ उनका, क्योंकि इंडोनेशिया के मोस्टली लोग मुस्लिम हैं। इस सांस्कृतिक और धार्मिक उत्पीड़न की वजह से उपनिवेशवाद के विरोध की भावना लोगों में जागी। राष्ट्रवाद का उदय, आत्मनिर्णय के लिए वैश्विक आंदोलनों से प्रभावित इन लोगों ने देखा कि दुनिया के अन्य कोनों में, जैसे भारत है और जगहों पर भी ये उपनिवेशवादी विरोधी आंदोलन लोग चला रहे हैं, सो इनको भी एक वहां से इंस्पिरेशन मिली और इनके कुछ नेता थे जैसे सुकर्णो, मोहम्मद हट्टा, इन नेताओं ने आज़ादी के लिए स्वतंत्र इंडोनेशिया के विचार को आगे बढ़ाया। और जापानी कब्जा, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने डच उपनिवेशिक शासन को खत्म कर दिया और इंडोनेशिया पर कब्जा कर लिया और इस अवधि में स्वदेशी नेताओं का उदय हुआ, फिर जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए जापानियों के साथ सहयोग किया और एक तरीके से ये आज़ाद हो गए। और जापानी कब्जे की कठोर वास्तविकताओं ने भी जापानी विरोधी भावनाओं को बढ़ावा दिया। मीन्स जापान से भी लोग थोड़ा बहुत नाराज हुए थे। युद्ध के बाद का अंतर्राष्ट्रीय माहौल, तो जब ये युद्ध हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो ऐसा था कि यूरोपीय ज्यादातर जो औपनिवेशिक शक्तियां थी वो कम हो रही थी। अब भारत आजाद हो गया था, अफ्रीका के देश आजाद हो रहे थे, इंडोनेशिया आजाद हो चुका था। सो इससे क्या हुआ कि मतलब इंडोनेशिया को आजादी के लिए और ज्यादा इंस्पिरेशन मिली। हिंसक संघर्ष चला, स्वतंत्रता का संघर्ष हिंसा के बिना नहीं था। मीन्स इंडोनेशिया के राष्ट्रवादी जितने भी नेता थे डच औपनिवेशिक ताकतों के बीच वो लड़ रहे थे अस्त्रों शस्त्रों के साथ। सबसे उल्लेखनीय इंडोनेशियाई राष्ट्रीय क्रांति 1945 से 1949 तक चली। इस दौरान इंडोनेशिया ने संघर्ष करा और अपनी आज़ादी हासिल करी। संक्षेप में बताऊं तो इंडोनेशिया में उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष क्यों मतलब जागा, आर्थिक शोषण हो रहा था, सांस्कृतिक धार्मिक उत्पीड़न हो रहा था लोगों के साथ, राष्ट्रवादी भावनाओं का उनमें उदय हो रहा था। इन वजह से मतलब डच लोगों के खिलाफ ये लोग खड़े हो गए। इंग्लैंड में महिला मताधिकार आंदोलन का संक्षेप में वर्णन करो। इंग्लैंड के अंदर मताधिकार आंदोलन चला, महिलाओं को वोट का राइट मिले, अधिकार मिले इसके लिए। और 19वीं सदी के अंत से लेकर 20वीं सदी की शुरुआत तक मेनली ये ज़्यादातर था। इंग्लैंड में महिलाओं ने दुनिया के अन्य हिस्सों में अपने मतलब समान राजनीतिक अधिकार के लिए मांग करी। हम भी जो है चुनाव लड़ सकें, चुनाव में भाग ले सकें, वोट डाल सकें। तो इस आंदोलन में यही था कि मतलब शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन से लेकर उग्रवाद तक सभी चीजें शामिल थी। हर तरीके से ही अपनी मांगे मनवाना चाहती थी। गठन और संगठन, 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में इस आंदोलन ने गति पकड़ी। 1903 में एमिलीन पंकहर्स्ट नाम से एक महिला सामाजिक और राजनीतिक संघ बनाया गया और वे मताधिकारवादियों के रूप में जाने जाते थे। इनको सफराजेट कहा जाता है। सफराजेट मीन्स आवाज उठाने वाले वोट के लिए। वो अपनी उग्रवादी रणनीति के कारण मतलब थोड़ा सा वो यहाँ पे दोनों तरीके की महिलाएं थी। एक वो थी जो हिंसा नहीं करती थी, एक वो थी जो हिंसा करती थी। उग्रवादी रणनीति की बात करें तो ये जो सफराजेट्स होती थी, मीन्स ये जो आवाज उठाने वाली महिलाएं थी, अपने मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए कई रणनीतियां अपनाती थी। ये विरोध प्रदर्शन करती थी और दांडी मार्च, जैसे आपने देखा होगा ना, गांधी ने मार्च की थी तो गांधी जी ने मार्च की थी, वैसे ये लोग भी अपनी मार्च करते थे। भूख हड़ताल करते थे, सरकार के कानूनों की मतलब अवज्ञा करते थे और महिलाओं के मताधिकार पर सरकार का रुख जो था ना, वो बहुत बारी ऐसा भी होता था कि सरकार ध्यान नहीं देती थी तो कुछ महिलाएं संपत्ति को नुकसान पहुंचा देती थी सरकार की।
रंग और प्रतीक। तो मताधिकार का ये जो आंदोलन था इसमें कई रंग थे जिन्होंने मतलब जिनको इन्होंने यूज किया। जैसे आमतौर पर बैंगनी, सफेद और हरा रंग इनकी थीम होती थी कि बैंगनी रंग गरिमा का प्रतिनिधित्व करता है, सफेद शुद्धता का और हरा आशा का प्रतिनिधित्व करता है। ये रंग अक्सर इनके बैनरों पर, इनके कपड़ों पर और इनकी सामग्रियों पर होते थे छपे हुए। कारावास और भूख हड़ताल, कई महिलाओं को उनके कार्यों के लिए गिरफ्तारी का भी सामना करना पड़ता था। जेल में रहते हुए भी वे अपने साथ होने वाले व्यवहार के विरोध में अक्सर भूख हड़ताल करती थी। सरकार ने जबरदस्ती जवाब दिया जिससे मताधिकार के मुद्दे पर जनता का ध्यान और सहानुभूति आकर्षित हुई। मतलब लोगों को लगा कि हाँ भाई ये सही कर रही है। बिल्ली और चूहा अधिनियम, कैट एंड रैट एक्ट कहा जाता है इसको। सो भूख हड़ताल के जवाब में सरकार ने 1913 में किया क्या कि भाई ये कानून बनाया कि भूख से हड़ताल कर रही जितनी भी मताधिकारियां थी उनको तब तक रिहा करने की अनुमति दी जाए जब तक कि वह अपने स्वास्थ्य में वापस नहीं आ जाती। मीन्स वो हेल्दी हो जाएंगी, फिर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया जा सकता है, तो अपनी सजा की शेष अवधि वो फिर पूरी करेंगी। प्रथम विश्व युद्ध और महिलाओं का मताधिकार, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ और मताधिकार ये जो गतिविधियां हो रही थी ये थोड़ी समय के लिए रुक गई। युद्ध के दौरान महिलाओं ने अपनी जो है मतलब हर तरीके से योगदान दिया जैसा वो कर सकती थी। सो मताधिकार के लिए ये जो निरंतर प्रयास हो रहे थे तो इसको 1918 में जाकर कुछ एक हरी झंडी दिखी। कैसे? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1918। मताधिकार आंदोलन ने 1918 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के पारित होने के साथ एक बहुत ही बड़ा एक कह सकते हो कि इनको सक्सेस मिलती है कि एक कानून बना जहां 30 साल से अधिक वर्ष की महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया जो भी योग्य थी। सो ये धीरे धीरे हाफ जीत थी भाई, 30 साल क्यों, मतलब जो और भी हैं उनको भी होना चाहिए अधिकार। धीरे धीरे 1928 में पुरुषों के साथ समान शर्तों पर महिलाओं को प्रदान किया गया सारा अधिकार जो भी होता है। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध छेड़ने के क्या कारण थे? द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर सेकेंड के कई कारण थे, जैसे है वर्साई की संधि 1919। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में जर्मनी पर लगाई गई ये जो शर्तें थी कठोर, जर्मनी पर ऑलरेडी आर्थिक कठिनाई चल रही थी, राजनीतिक अस्थिरता थी, तो लोग बहुत गुस्से में आ गए थे। तो इससे एडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी जैसी कुछ लोग खड़े हुए जो कि बहुत युद्ध बहुत पसंद करते थे। अधिनायकवाद का उदय, मीन्स यहाँ पर डिक्टेटरशिप, यहाँ तानाशाही का उदय हुआ। जर्मनी, इटली और जापान के अंदर तानाशाह आ गए थे। हिटलर जर्मनी का था, मुसोलिनी या मेसोलिनी जो है इटली का था और तोजो या मिलिट्री शासन जापान का था। ये आक्रामक लोगों का जब उदय हुआ तो अपने ये क्षेत्र विस्तार करना चाहते थे जिससे युद्ध वगैरह होने लगे। तुष्टीकरण, ब्रिटेन और फ्रांस की तुष्टीकरण की नीति थी जहां उन्होंने संघर्ष से बचने के लिए रियायतें दी और यहाँ पे कहीं ना कहीं हिटलर भी प्रोत्साहित हुआ और नाजी जर्मनी बहुत ज़्यादा आक्रामक होता जा रहा था, विस्तारवादी उसकी नीति थी। यही है कि मतलब भाई वो हिटलर चाहता था मैं अपना साम्राज्य बड़ा करता जाऊं। विस्तारवादी नीतियां, हिटलर के आक्रामक क्षेत्रीय विस्तार, जैसे ऑस्ट्रिया को कब्जा लिया, चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया, सीमाओं को ये और बड़ा करना चाहता था। एक बड़ा ग्रेटर जर्मन साम्राज्य बनाना करना चाहता था, ये इरादे थे जिसकी वजह से युद्ध हो रहा था। पोलैंड पर आक्रमण कर दिया इसने 1939 में, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण कर दिया गया और जवाब में ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी पर युद्ध छेड़ दिया। अब आप ये सोचो कि ये 2 लोग हैं, 3 लोग हैं और यहाँ से ये 2-3 लोग हैं, यहाँ से अगर कोई इनके इस पे हमला करेगा तो भाई ये भी बाकी के लोग इसके जो दोस्त हैं वो भी हमला करने आएंगे, फिर ये भी बाकी वाले हमला करने आएंगे, तो बस गुत्थम गुत्ती हो जाएगी। ऐसे ही वर्ल्ड वॉर फैलता है। अब मान लो रशिया है वो यूक्रेन से लड़ रहा है करंट में, अब यूक्रेन के बीच में अगर कोई आएगा रशिया को मारेगा, फिर रशिया का सपोर्टर फिर उसको मारेगा, फिर ये आपस में लड़ेंगे। राष्ट्र की विफलता, लीग ऑफ नेशंस प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था लीग ऑफ नेशन, पर ये कुछ नहीं कर पाया और ये जितनी भी आप अगर देखोगे ये जो ये अधिनायकवादी मीन्स जो ये तानाशाही लोग थे इनके शासनों को वो नहीं रोक पा रहा था लीग ऑफ नेशंस और बहुत अप्रभावी था, तो इसकी वजह से भी ये युद्ध फैल रहा था। वैश्विक आर्थिक मंदी चल रही थी 1930 के दशक में, बहुत ज्यादा आर्थिक मंदी हो रही थी जिससे राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही थी। चरमपंथी विचारधारा, नाजी विचारधारा जैसी विचारधाराओं का उदय हो रहा था जिससे युद्ध का माहौल बना। सैन्यकरण हो रहा था, जर्मनी और जापान में तेजी से सैन्यकरण हो रहा था, सशस्त्र संघर्ष बढ़ते जा रहे थे, हथियारों का निर्माण ज्यादा हो रहा था, सैन्य प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा था जिससे लोग और युद्ध कर रहे थे।
गठबंधन हो रहा था भाई, गठबंधन और संधियां बहुत होती थी उस टाइम पे। जैसे धुरी राष्ट्र थे जितने भी, जर्मनी, इटली और जापान, इनका युद्ध चल रहा था मित्र राष्ट्र लोगों से दूसरे विश्व युद्ध में, ठीक है, खासकर ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ, ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ और अमेरिका। सो ये आपस में सभी लड़ रहे थे। फिर उसके बाद यही है आपका मेन, जो मैंने मतलब सिलेबस से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगते थे मैंने करवा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप फीडबैक जरूर लिखना, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।